नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक इस तरह के ग्रह के ऊपर जो एक्चुअल में ग्रह है ही नहीं, जो सिर्फ एक कल्पना है, काल्पनिक ग्रह, चंद्रमा के नोड्स हैं, बिंदु है, लेकिन मनुष्य पर इसका प्रभाव इतना अधिक पड़ता है कि हमें ज्योतिष शास्त्र में इसको कंसीडर करना पड़ा और कंसीडर भी इस लेवल पर करना पड़ा कि सबसे पहले यही देखते हैं कि जी राहु कहाँ है, शनि कहाँ है, केतु कहाँ है, गुरु कहाँ है। तो राहु की बात हो रही है, इस तरह का ग्रह जिसके पास दिमाग है, दिल नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जब अमृत पान कर लिया था राहु ने, तो सुदर्शन चक्कर से इसका सिर काट दिया। तब से दो ग्रह बन गए, राहु और केतु, लेकिन अमर हो चुके थे, अमृत पान कर लिया था, तो भाई इनको ग्रह बनाना एक मजबूरी बन गई थी। बहुत बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, इमोशनल फ्री, कोई इमोशन नहीं है। राहु सेल्फिश ग्रह, राहु माया है। अगर किसी की आवश्यकता होगी तो पैर पकड़ लेगा, किसी से काम निकलवाना होगा धक्के से तो गर्दन पकड़ लेगा। यानी कि कोई प्रिंसिपल नहीं है राहु का, कोई असूल नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है कि कैसे काम करना है। जैसे सिचुएशन होगी उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेगा। सबसे बड़ी क्वालिटी कि जिनका राहु मजबूत होता है वो खुद ही अपने आप को समझ नहीं पाते, दूसरा तो भाई क्या समझेगा। जानी कब कहाँ क्या कर दे। इस तरह के काम जो दूसरों से बिल्कुल अलग और दूसरों की समझ से बाहर, वो राहु करता है। आज राहु के विषय में एक डिफरेंट टॉपिक कि राहु कुंडली के जिस भाव में विराजमान होता है तो क्या किसी का नुकसान भी करता है, शुभ हो या अशुभ हो। ये एक सेपरेट इशू है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर शुभ होगा तो थोड़ा कम नुकसान करेगा, लेकिन अगर अशुभ होगा तो थोड़ा अधिक नुकसान करेगा, लेकिन नुकसान करेगा ही करेगा। और हमारे जिस रिश्तेदार को या मैटेरियलिस्टिक चीज ना हो, पैसों से संबंध, माया से संबंध, जमीन जायदाद से संबंध, ये वस्तुएं ना हो, उनको ये जीवन में झटका देता है। सबसे पहले लगन से शुरू कर लेते हैं। लगन क्या है? देखिए, लगन को हम कहते हैं कि जी ये हमारी पूरी बॉडी को, पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। जैसे वो कंप्यूटर का सीपीयू होता है, उसमें एक और पार्ट होता है, जहाँ तक मुझे ज्ञान है मदरबोर्ड बोलते हैं। तो इसी तरह लगन होता है। तो ये क्या होता है लगन? ये होता है
सेल्फ और हमारा हेड, हमारी थिंकिंग, सोच विचार। तो जब पहले भाव में राहु हो तो ये किस पर भारी होगा? क्योंकि सेल्फ का भाव है तो भाई खुद जातक पर ही भारी होगा। और जातक को सभी गुण देगा। जातक को पैसों की कमी के कारण उसका कोई काम नहीं रुकने देगा। समाज में अच्छा मान सम्मान देगा। समय के अनुसार डिसीजन ले सकेगा जातक। कार्य क्षेत्र में जातक का नाम होगा। जातक अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होगा। जातक की पर्सनैलिटी इस तरह की यूनिक गुण होंगे और दूर दूर तक ख्याति फैली होगी उसकी। मगर राहु दिमाग पर, सोचने पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल देगा। धुआं ग्रह तो सोचने का जो ढंग है वो जैसे धुआं आ जाता है आगे एकदम, तो रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे जैसे आगे चलते हैं रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जब रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है तो एकदम जातक डर जाता है। तो सबसे पहली निशानी राहु पहले भाव में माथे पर या मुख पर कोई तिल का निशान, चोट का निशान, कोई बर्थ मार्क सिर पर हो सकता है। बालों के बीच कोई बड़ा तिल, बालों के बीच कोई बर्थ मार्क, ये होगा ही होगा अगर राहु आपके पहले भाव में है। और राहु जब लगन में होता है तो जातक के पास इतने गुण होते हैं फिर भी डरता है। छोटा सा काम करना हो जातक के बाएं हाथ का काम होता है, लेकिन उसकी चिंता 10 दिन पहले करनी शुरू कर देता है। कोई बंदा जातक से बात करने आता है, जातक से उसका लेवल बहुत छोटा होता है, लेकिन अभी 200 मीटर दूर होता है, जातक की हार्ट बीट पहले ही तेज हो जाती है, पता नहीं क्यों आ गया। और पब्लिक डीलिंग करने में सबसे अधिक डर महसूस करता है। क्यों डर महसूस करता है? क्योंकि एक भावना कि सबको खुश रखना है, कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। ये भावना इसलिए नहीं कि जातक में अच्छे गुण है, जातक में डर की भावना है। डर जिसको दिमाग कंट्रोल करता है, दिमाग का डर पर कंट्रोल ही नहीं है। और डर पर कंट्रोल नहीं है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, हाथ पर पसीना आ जाता है, तो खुद पर ही भारी, सब कुछ होते हुए भी दुखी का दुखी। बहुत से केस मैंने समझाने की बहुत कोशिश की और एक सबसे सटीक उपाय जो कुछ हद तक इफेक्टिव देखा कि राहु का जो सबसे प्रिय पदार्थ है वो है ध्रुवा, जिसे हरा घास कहते हैं। हरे घास को अपनी जेब में रखें, सुबह रख लें, शाम को फिर किसी पवित्र जगह पर, कच्ची जगह पर उसे गिरा दें, तो आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, डर की भावना में कमी आएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं
कि अगर कोई आपको कह दे कि तू डरपोक है, तेरे जैसा डरपोक मैंने देखा नहीं, फिर गुस्से में आकर बड़े बड़ों से पंगा ले लेते हो, और पंगा लेने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन उसकी जो टेंशन रहती है वो 5 महीने रहती है। तो राहु लगन में खुद पर भारी, स्वास्थ्य पर भारी, जो आपको थायराइड के रोग है, जो सिर दर्द है, माइग्रेन है, सिर में भारीपन, सिर का सुन्न होना, हाथ पैर का सुन्न होना, हार्ट बीट का बढ़ना, जो रोग आपके सोचने पर डिपेंड करते हैं, पेट खराब होना, कितनी टेस्ट करवा लो। मुझे याद आता है एक बंदा कि डॉक्टर को चेकअप करवाने गया था, तो सीधा मेरे पास आ गया। तो उसकी फाइल थी जो, वो फाइल कम से कम 1.5 फुट मोटी होगी, जिसमें टेस्ट थे। मैंने कहा कि भाई क्या है ये? कहता है जी पेट नहीं ठीक हो रहा। सभी टेस्ट करवा लिए, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, MRI वगैरह वगैरह, मैं तो भूल भी गया। सभी तरह की दवाई खा ली। तो अब डॉक्टर उसको नारकोटिक्स, जिसके कारण दिमाग उसका रिलैक्स रहे, पेट रिलैक्स रहे, वो दवा शुरू की। तो कहता जी अब इसके कारण थोड़ा फायदा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है सोचने में। जो आपके इंटेस्टाइन्स हैं पेट के, उसको हम स्मॉल ब्रेन कहते हैं। उसके कारण आपका जो इंटेस्टाइन है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता, जिसे IBS बोलते हैं, बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल हो जाता है। तो उसके कारण खाया पिया पचता नहीं। तो भाई प्रॉब्लम है डर की, सोच की, वहम की, शक की, कहीं मेरा बुरा ना हो जाए, वो ऐसा ना कर दे। मैं एक बात आपको कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूं कि रोज रोज मरने से अच्छा होता है एक दिन बंदा मर जाए। तो जो होना होगा हो जाएगा, आप सोचना छोड़ दो। क्या होगा? हमारा जो इस मृत्यु लोक में अधिक से अधिक क्या हो सकता है? मौत हो सकती है, सभी की होगी, कन्फर्म है। तो उसमें क्या रोला? बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। अब आते हैं दूसरे भाव पर। दूसरे भाव में राहु हो, ये आपकी फैमिली का, कुटुंब का, खानदान का, परिवार के लोगों का। तो जब तक आपकी उम्र 41 ईयर्स नहीं हो जाती, तब तक इनमें से किसी ना किसी का जो भाग्य है वो झटका देगा, और 99.9% काम हो जाएगा। 1% पर बहुत बड़ा काम रुक जाएगा, जिसके कारण आपके परिवार के सदस्य, कुटुंब के सदस्य बहुत प्रॉब्लम महसूस करेंगे। और एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं कि ये जो राहु भारी रहेगा उस पर, ये जो 41 ईयर्स की एज हमने काउंट करनी है, ये जब आपका जन्म हुआ है उस दिन से काउंट करनी है। और जब 41 ईयर्स की एज हो जाएगी तो वो बंदा तरक्की करनी शुरू कर देगा।
और दूसरा इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जो एजुकेशन है, या इस तरह से कह लो कि जिस बंदे का आपके कारण बहुत नुकसान हो रहा है, उसकी जो बददुआएं हैं उसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। और क्या पड़ेगा? आपकी पढ़ाई में गैप आएगा, या तो 1 साल खराब होगा, या पढ़ाई छोड़कर दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन इससे आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। बद्दुआ भी उसकी पूरी हो जाएगी और आपको भी लाभ होगा। इसी तरह अगर तीसरे भाव में राहु हो तो ये होता है आपके छोटे भाई बहनों का। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि भाई छोटे बड़े दोनों ही आ जाते हैं इसमें। तो जब से आपका जन्म हुआ है, जितने गुण हैं आपके भाई बहनों में, उसके अनुसार वो तरक्की नहीं कर पा रहे। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सरकमस्टांस इस तरह के बन जाते हैं कि जितने गुण हैं उनमें, जितनी मेहनत किया उन्होंने, उसके अनुसार फल नहीं मिलता। तो ऐसा लगता है कि उनको सजा मिल रही है पिछले जन्म की। इसी तरह आपके जो कजन्स हैं, ताया जी का बेटा बेटी, चाचे का बेटा बेटी, उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि जितनी मेहनत की उस लेवल पर नहीं पहुंच सका। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके नौकर चाकर हैं, या आपके घर में आजकल तो भाई जो थोड़े से भी बड़े शहर हैं, एक आम बात हो गई। विषय तो थोड़ा दूसरा है, लेकिन मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि आपके हाथ पांव चल रहे हैं तो आपको क्या आवश्यकता है कि वो जो काम करने वाली है उसको आप लगवा लेते हो। अगर आप नौकरी करते हैं, वर्किंग वूमेन है, तो मैं एग्री करता हूं आपसे। अगर आप वर्किंग वूमेन नहीं है तो आप घर का काम भी नहीं कर सकते। पैसे हैं या नहीं है वो तो इशू है ही नहीं। यहाँ पर इशू है कि आपकी सेहत अच्छी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बीपी का लेवल ठीक रहे, थायराइड का लेवल ठीक रहे, डायबिटीज का लेवल ठीक रहे, आपको जोड़ों का दर्द ना हो। फिर आप अपने जो जोड़ है उसको चेंज करवाते रहते हो। क्या स्टेटस सिंबल है ये? मैं बिल्कुल खिलाफ हूं इसके। चलो ये बात अलग है। तीसरे भाव में राहु आपके जो नौकर चाकर है, घर में काम काज करने वाली है, उनको भी किसी ना किसी प्रॉब्लम में रखेगा। वो भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेगा या करेंगी इस जीवन में, और खुश नहीं रह पाएंगी या पाएगा। तो तीसरे भाव का राहु भारी है आपके भाइयों पर, छोटी बहन पर, कजन पर, और जो आपके नीचे काम करते हैं या जो आपके नौकर चाकर हैं। अगर चौथे भाव में राहु हो, जो चौथा भाव है, सबसे पहले तो इससे माता पिता देखे जाते हैं। तो जब से आपका जन्म हुआ, आपके माता पिता पहले जितने खुश थे, उनकी खुशी में कम से कम 25% की कमी आई। चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, कभी उनकी बातें ध्यान से सुनना और एनालाइज करना कि कैसे स्ट्रगल रही है उनकी लाइफ में। पंगे बड़े हैं रिश्तेदारों से, लग पुलिंग बड़ी है कार्य क्षेत्र में, जीवन में स्ट्रगल बड़ी है। और जब आपकी उम्र 41 साल हो गई, उसके बाद उनकी धीरे धीरे तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। एक बात और कहना चाहता हूं
कि जिनके पास दूध देने वाले पशु हैं, आपके रिश्तेदार जिनके पास दूध देने वाले पशु हैं, जो मेरे भाई बहने गांव में रहते हैं, तो उनके तो ऐसे काफी रिश्तेदार होंगे। तो जिनके पास जितने अधिक दूध देने वाले पशु हैं, आपके जन्म के बाद उतनी अधिक प्रॉब्लम में होंगे वो। कभी किसी ने राइट लेग खींच ली, किसी ने लेफ्ट लेग खींच ली, लेग पुलिंग, सीधे चल रहे हैं, किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन किसी ने पीछे से आकर थप्पड़ मार दिया, तो क्या करोगे? थप्पड़ का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। कहने का तात्पर्य कि जहां तक शरीफ होता है, उसके बावजूद सुखी नहीं रह पाता और सुख की कामना बढ़ती रहती है। और आप एक और बात देखना कि एक तो आपके माता पिता और एक जिनके पास दूध देने वाले पशु अधिक हैं, जब वो बहुत थके होंगे फिजिकली या मेंटली, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम और आकर उनको घेर लेगी। यानी कि दुख इतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा उनको लगेगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। जो पंचम भाव है, ये सबसे पहले तो कहते हैं कि जी संतान का भाव है, संतान के बारे में देखा जाता है इससे। तो मैंने कई केस देखे, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि पंचम भाव में राहु हो, संतान प्रॉब्लम में रहती है, लेकिन एक्चुअल में ये पाया है कि जातक अपनी संतान में सभी गुण देखने चाहता है, अपनी संतान को 100% परफेक्ट देखना चाहता है कि हर मामले में ये सबसे आगे रहे। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। उसकी जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, फिर उसको लगता है कि जो मेरी संतान है वो काबिल नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो फिर दुखी होता है। इसके अलावा ये बात मेरी नोट कर लें, जब भी आपके जीवन में कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा आएगा, पति पत्नी के अलावा, तो समझ लो आपको फाइनेंशियल लॉस भी होगा, मानसिक तौर पर भी धक्का लगेगा, समाज में भी आपकी बदनामी होगी। और ये तो आपके साथ होगा। अगर आपके साथ ऐसा मान लीजिए 10% हुआ है, तो उसके साथ 100% होगा। ये पिछले जन्म का लेन देन का चक्कर चला, और बंदा भी ऐसे आएगा लाइफ में विदाउट एनी प्लानिंग, पता ही नहीं कि बाजार में जा रहे हैं, आपका पर्स गिर गया, आपके पीछे कोई लड़की है, उसने आपको दे दिया, फिर इकट्ठे बैठकर चाय कॉफी पी ली, उसके बाद से आपके रिलेशन बन गए। तो भाई ये रिलेशन बहुत घातक होंगे दोनों के लिए। दूसरी बात, जो मंत्र तंत्र काला जादू इन पर विश्वास रखते हैं, मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बोल चुका हूँ, ज्योतिष सम्मेलन में जो जूम के द्वारा लोगों के प्रश्न उत्तर होते हैं, कई बार मुझे ले लेते हैं बीच में कि भाई ये जो आप बातें कर रहे हैं कि कुछ कर दिया, करवा दिया, टूना टोटका, इसका असर बहुत कम समय के लिए होता है, और जो करता है उसका दुख आपके दुख से कम 10 गुना होगा।
तो जो ये मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ते हैं कि उसको दुखी कर दे, इसको दुखी कर दे, गुप्त विद्या सीखने की कोशिश, तो समझ लो कि वो अब जब तक उनकी मौत नहीं होगी दुखी ही रहेंगे। क्योंकि ये जो लत है ये वो छोड़ नहीं पाएंगे और इसका साइड इफेक्ट उनको दुखी करता रहेगा, दूसरों को भी दुखी करते रहेंगे, खुद भी दुखी होते रहेंगे और ये चेन चलती रहेगी। छठे भाव में राहु, छठे भाव में राहु बहुत महिमा लिखी है कि जी अपने आप में राजयोग है। बिल्कुल सही बात है कि जातक का मान सम्मान उम्दा होता है, लेकिन थोड़ी पेट की बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए, बाहर का इधर उधर का खाना नहीं खाना चाहिए और खाना अकेले में बैठकर खाएं तो अधिक अच्छा है। उसके दो फायदे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नजर लग जाएगी, ये बंदा जब अकेले में बैठकर खाता है तो बहुत आराम से खाता है और कोई दूसरा जब उससे बात नहीं करता तो दिमाग भी थोड़ा स्टेबल रहता है, तो खाया पिया अच्छा असर करता है। सेकंड चीज, जब तक 41 इयर्स की एज नहीं हो जाती आपका मामा नानके के और सदस्य उनको झटके लगते रहेंगे। चौथे से तीसरा आ गया माता के भाई का, तो माता का भाई आपके जन्म के बाद कुछ लेन देन के संबंधी ऐसे होंगे कि प्रॉब्लम में रहेगा। और आपके नान के परिवार में आपके जन्म के बाद अगर किसी को कमर की बीमारी हो जाती है तो सबसे अधिक उसने आपका कर्जा पिछले जन्म में देना है, आपकी बहुत बददुआएं ली हैं, तो इस जन्म में दर्द के कारण भुगतेगा। यानी वो कहते हैं ना कि पिटाई कम करता है और घसीटता अधिक है। दर्द के कारण दुख अधिक होगा, लेकिन ये नहीं कि बंदा आईसीयू में भर्ती हो जाए। अब आते हैं आपके सप्तम भाव। सातवें भाव में राहु हो तो क्लियर कट है, ये कुंडली का लीगल हाउस है, कानून का भाव है और सबसे बड़ा जो लीगल संबंध है वो हमारे स्पाउस के साथ है, पति या पत्नी के साथ है। तो मैं कई बार कहता हूं, वैसे तो लेन देन के संबंध कर्ज पूरे होते हैं कि जी अगर आपने लड़के या लड़की की शादी करनी हो तो जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि एक बार शादी हो गई फिर ये लीगल मैटर बन जाएगा और लीगल मैटर भी ये क्रिमिनल में आता है अगर कोई गड़बड़ होगी थोड़ी बहुत, और क्रिमिनल में भी आगे जाकर एक्सट्रीमली क्रिमिनल में आ जाता है। कुछ तो नॉन बेलेबल केस है इसमें। और जो सप्तम भाव है आपकी वासना का, कोई लड़का या लड़की अच्छी लगी, खास तौर पर अगर लड़की या महिला अच्छी लगी, उस पर कोई कमेंट पास कर दिया, आगे उसका दिमाग भी आता कि उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखा दी। जब कंप्लेंट लिखाई तो दोनों फैमिलीज में मित्रता निकल आई, तो महिला की बदनामी अधिक हो गई, आपकी कम होगी, क्योंकि आपका लेन देन है। तो आपका जिनके साथ भी लीगल संबंध है वो आपके कारण जितनी उनमें गुण है उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। जिसके साथ आपने पार्टनरशिप में काम कर लिया वो भी उतनी तरक्की, उतना खुश नहीं रह पाएगा। और ये जो भाव है वाद विवाद, जिसने आपके साथ वाद विवाद किया
तो समझ ले कि किसी बुरी दशा अंतरदशा का असर चल रहा है इस पर, तभी आपके साथ उलझ रहा है। सप्तम भाव में राहु हो तो मैंने कई बार कहा कि भाई जो आपसे वाद विवाद करे उससे हाथ जोड़ देना कि भाई तू बड़ा मैं छोटा, बिल्कुल गुस्सा ना करना, ताकि बेचारे का खराब समय चल रहा है थोड़ी राहत मिल सके। तो जातक आकर बताते हैं कि सर जितना हमने हाथ जोड़ा वो तो हमारा कॉलर फड़ने को आया, हमारा गला फड़ने पकड़ने को आया। तो बताइए हम क्या करते, यानी कि छोटे से विवाद को बड़ा बना लेता है, फिर नुकसान में रहता है। इसी तरह किसी ने धक्के से किसी के बहकावे में आकर कोर्ट केस तो कर दिया, अब कोर्ट केस आप पर कर दिया तो स्टे ऑर्डर भी ले लिए। कॉम्प्लिकेशन ये आ गई कि जब तक दोनों पार्टियों की सहमति नहीं बनती केस वापिस नहीं हो सकता, तो फिर वो टेंशन में इस तरह के काम होंगे। अष्टम भाव में जब राहु होगा तो ये भारी होगा किस पर, जो आपके ससुराल का परिवार है। जब आपकी शादी होगी या इस तरह से कह लो कि वो कहना शुरू कर देंगे कि जी हमारी लड़की यानी आपकी पत्नी हमारे लिए बहुत लक्की थी, जब से हमारे घर से गई है रौनक ही खत्म हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है और हम इसको बहुत याद करते हैं, याद कर कर बहुत रोते हैं। तो भाई रोते तो इसलिए हैं कि अपना दुख कम हो सके, यानी आपका लेन देन ही आता पड़ा है उनके साथ कि शादी के बाद जब तक आपकी उम्र 41 ईयर नहीं हो जाती तब तक थोड़ा उनकी चैन में उनके सुख में कमी रहेगी। धन की इतनी कमी नहीं होगी, सुख की अधिक कमी होगी। गुप्त नुकसान अधिक होगा और गुप्त रूप से इस तरह के काम हो जाएंगे कि लोगों को बता भी नहीं सकेंगे और अंदर ही अंदर डरते रहेंगे। इसी तरह नवम भाव में राहु विराजमान हो तो ये भारी होगा। मुख्य रूप से ये होता है जो आपको जीना सिखाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से राहु की नीच राशि है ये और गुरु की राशि है, गुरु का घर, सबसे बड़ा गुरु माता पिता, फिर आपका टीचर, फिर अगर आपने किसी को गुरु बनाया है, धार्मिक गुरु, किसी से वो जो आपको दे देते हैं जपने के लिए नाम वगैरह लिया हुआ है वो वाले गुरु, तो उनके लिए आप भारी होंगे। छोटा जो बहनोई है उनके लिए आप भारी होंगे। जब तक आपकी उम्र 41 ईयर नहीं हो जाती किसी ना किसी चक्कर में घूमते रहेंगे वो। जितने गुण है उनमें, जितना अच्छा स्वभाव है, उतने ही दुख में रहेंगे, क्योंकि पिछले जन्म का लेना देना बाकी रहता है वो अब आपके थ्रू पूरा हो रहा है। जिस टीचर ने आपको बहुत प्यार किया, बहुत पढ़ाया लिखाया, वो जिससे आप दिल से प्यार करते हो, दिल से रिस्पेक्ट करते हो, आपकी दिल की रिस्पेक्ट उसको भारी पड़ेगी। और कई बार ऐसा भी देखा है कि जातक जन्मभूमि से दूर होता है और वहां उसे मालूम पड़ता है कि जी उस टीचर के साथ
बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बीमार है, या ऐसी खबरें मिलती हैं। तो जहाँ तक उनको देखने भी नहीं आ सकता, उस टीचर को जब मालूम होता है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो उसको जब ये पता चलता है कि मेरा जो वो स्टूडेंट बहुत अमीर है लेकिन बहुत दूर है, वो आपका एड्रेस ढूंढ ही नहीं पाएगा, परिस्थितियां ही ऐसी बन जाएंगी, तो बेचारा दुखी रहेगा जब तक आपकी उम्र होगी 41 ईयर। उसके बाद धीरे धीरे सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह भाई, जब 10वें भाव में आपका राहु विराजमान हो जाए तो सीधा सा फंडा, एक तो आपके पिता का परिवार, पिता की बुआ, मामा, मामी, चाची, पिता का भाई, आपका चाचा, आपका ताया, जिसका संबंध आपके पिता के रिश्तेदार हैं, वो उनमें से 2-3 को तो आपके जन्म के बाद झटके पर झटके लगेंगे। बिना मतलब का नुकसान, बिना मतलब की टेंशन, चलता काम है, बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम ठप हो गया, एकदम कर्जे में आ गए। और जो लोग आपके बॉस है नौकरी में या राजनीति में, जिनके पास अथॉरिटी है, आप उनका अच्छा भी चाहते हो, फिर भी जब से आपसे अच्छे संबंध बने हैं, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहेंगे। एक तो आपका काम करने का ढंग भी कुछ ऐसा होगा कि दूसरों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करनी, बाकी पिछले जन्म के जो लेन देन के संबंध है वो अपना काम करेंगे, तो भाई वो भी प्रॉब्लम में रहेंगे, यानी आपकी अथॉरिटी भी प्रॉब्लम में रहेगी, आपका बॉस भी प्रॉब्लम में रहेगा। ये 10वें भाव का फल है। और 11वां भाव सीधा रिलेट करता है जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध है, खून के नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ऑपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा नहीं है। बहुत खास मित्र है या बहुत खास आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, पवित्र संबंध है। हम उल्टा ले जाते हैं कि जी गर्लफ्रेंड है, वासना के संबंध है। भाई सभी में वासना के संबंध नहीं होते, पवित्र संबंध होते हैं, जिनके साथ पॉइंट संबंध है, आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, एक दूसरे के साथ कई कई जन्मों के आत्मा के संबंध चले आ रहे हैं। एक को दुख होता है, दूसरे की आत्मा को मालूम हो जाता है वाइब्रेशंस के कारण। एक तो वो जब तक आपकी उम्र 41 साल की नहीं हो जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम में रहेगा। आप कितनी कोशिश कर लें कि ये क्यों प्रॉब्लम में है, लेकिन प्रॉब्लम जाएगी नहीं। आपके मित्र आप कितनी ही सहायता करने की कोशिश करें, नहीं कर पाएंगे। उनका छोटे से छोटा काम नहीं करवा पाएंगे, दूसरे का कितना बड़ा काम करवा दे। दूसरे भाई बहन भी इसमें आ जाते हैं। भाई बहनों का अच्छा करने के लिए कितनी कोशिश कर लें, लेकिन फिर आप उनके लिए बुरे ही के बुरे, परिस्थितियां साथ नहीं देंगी। और गुप्त धन अगर आपने ले लिया किसी से, तो आपको तो फलेगा, लेकिन उसका समय खराब हो जाएगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां ईमानदारी से काम लेना, नहीं तो आप अपना अगला जन्म खराब करोगे। इस जन्म में तो दूसरा दुखी होगा, अगले जन्म में खुद आप दुखी होंगे। अब बात करते हैं जी 12वें भाव की। ये जो 12वां भाव
बहुत ही मिस्टीरियस भाव है, आखिरी भाव है कुंडली का, और पहला भाव है जन्म का, 12वां भाव है जन्म मरण से मुक्ति का। और कई जगह ऐसा पड़ा कि जी जो भूत प्रेत बन जाते हैं, आत्माएं होती हैं, वो फिर धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो जिनके 12वें भाव में राहु होता है, उनके भूत प्रेत, चुड़ैले, आत्माएं और गुप्त शक्तियां मित्र होती हैं। जैसे फिल्में देखी हैं हमने कई कि कोई छोटा सा बच्चा, कोई प्रॉब्लम होती है तो आत्मा आकर उसकी मदद कर देती है। उसकी मदद कहती है कि मेरे आने तक ये काम हो, तो आत्मा 2 सेकंड में वो काम कर देती है। बिल्कुल यही सिचुएशन जिनका 12वें भाव में राहु होता है। आप जब भी फील करेंगे कि मैं फंस गया बुरी तरह से, मेरी बदनामी हो गई, मैं जन्मभूमि से दूर हूं जहां मेरी जान पहचान का कोई बंदा नहीं है, लेकिन भाई आपकी जान पहचान के तो भूत प्रेत, चुड़ैले, आत्माएं, गुप्त शक्तियां सभी हैं, जो तीनों लोक में रहते हैं। तो आपको घबराने की क्या आवश्यकता है? आप देखेंगे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी जरूरत कैसे मिनटों सेकंडों में कोई अनजान व्यक्ति आकर पूरा कर जाता है। जहाँ सपने में संकेत मिल जाते हैं, आपके पितर संकेत दे जाते हैं, तो आपकी 41 साल की उम्र तक जेल जाने से भी बचाव करेगा। गलत कार्य होंगे उसमें बदनामी नहीं होने देंगे जे। और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है 12वें भाव में राहु की। ये जो भारी है, ये किस पर भारी है? भूत प्रेत चुड़ैलों पर भारी है। वो डरेंगे आपसे कि इस बंदे की भाई सहायता करो, नहीं तो अगर हमने इसकी सहायता नहीं की हमारा बुरा समय शुरू हो जाएगा। मैं ये कोई मजाक में बात नहीं कर रहा। बहुत से ग्रंथ किताबें पढ़कर, बहुत सी कुंडलियां देखकर ये कंक्लूजन निकाल रहा हूं। तो अब मजाक भी थोड़ी कर लेता हूं आपसे। जिनके 12वें भाव में राहु है उनके लिए तो भाई पार्टी हो गई। तो बताइए मुझे कमेंट कर कर कि जिनके 12वें भाव में राहु है कैसा महसूस करते हैं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई, कैसे निकल गए, और मुझे पार्टी कब दे रहे हो। तो आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, तहे दिल से आपका धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।